हेलो बच्चों, नमस्कार। और आज आपकी ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इससे पहले भी इस चैप्टर पर चर्चा हो चुकी है और आज मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। इस चैप्टर के विषय में हम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ेंगे और इसके बाद पीडीएफ नोट्स आपको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है जनन। ये जनन किसे कहते हैं, जनन का अर्थ क्या होता है? तो जनन जो शब्द आया है उसको अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है री प्लस प्रोडक्शन, री प्लस प्रोडक्शन, री प्लस प्रोडक्शन, यानी किसी चीज़ का दोबारा उत्पादन करना, किसी चीज़ का दोबारा निर्माण करना। क्योंकि हम यहाँ पे जीवों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम जीवों में जनन की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि कोई जीव कैसे अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो प्रजनन की परिभाषा यहीं से निकलती है कि प्रजनन क्या है। प्रजनन जीव की एक क्षमता है जिसके द्वारा वह अपने समान संतान उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि प्रजनन क्या है कि जीव की वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है और उसकी इसी क्षमता को हम प्रजनन, रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो रिप्रोडक्शन है, प्रजनन है, वो किसी भी जीव का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, सबसे ज़रूरी प्रक्रिया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो लाइफ प्रोसेस है, यानी हम जब प्रजनन की बात करते हैं तो प्रजनन क्या करता है कि जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है। इस सृष्टि का निर्माण में प्रजनन ही सबसे महत्वपूर्ण रहा है जिसने आज इस सृष्टि का पूरा निर्माण किया है। ठीक है, तो प्रजनन सृष्टि को चलाने के लिए, जीवन की निरंतरता के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रजनन एक ज़रूरी आवश्यक प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार से पोषण किसी भी जीव को जो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, जो उसके पोषक तत्वों की रोज़ उसे ज़रूरत होती है, उसे जीवन जीने के लिए जो भोजन की आवश्यकता होती है, उसके अंतर्गत भी पोषण जो है काफ़ी ज़रूरी प्रक्रिया होती है। तो एक पोषण और एक प्रजनन, ये बहुत ज़रूरी प्रक्रियाएँ, मूलभूत आवश्यकताएँ हैं किसी भी मनुष्य की। पोषण के बिना तो हम जीवित भी नहीं रह सकते, प्रजनन के बिना हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन पोषण के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन प्रजनन अगर नहीं होगा किसी जाति में या किसी स्पीसीज में, तो उसकी जीवन की निरंतरता संभव नहीं है। तो जीवों की निरंतरता के लिए प्रजनन आवश्यक है, जाति की निरंतरता के लिए प्रजनन आवश्यक है। अब हम जनन की आवश्यकता पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि जनन द्वारा जीव अपने समान लक्षणों वाले जीव उत्पन्न कर सकते हैं। तो सरल सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। लैंगिक जनन द्वारा संतानों में विभिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं और ये विभिन्नताएँ जैव विकास का आधार बनती हैं। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखें कि जनन दो प्रकार से होता है, एक लैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर हम ये बता देना चाहते हैं कि लैंगिक जनन में कोई जब जीव जनन करता है तो उसमें जो है संतान अपने माता पिता से अलग होती है, एकदम समान नहीं होती। जैसे हम मनुष्य में बात करें तो मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, तो उसकी जो संतान होती है वो माता पिता से थोड़ा डिफर रखती है। ठीक है, वो मम्मी से भी मिलती है, पापा से भी मिलती है अपने, और उनकी जो पुरानी पीढ़ियाँ उनसे भी थोड़ा कहीं ना कहीं मिलती जुलती संतान होती है। इसलिए लैंगिक जनन में जो विभिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं उससे वैरायटी उत्पन्न होती है और जो जैव विकास का आधार बनती है। ठीक है, तो इसके विषय में हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही। तो ये इसके फ़ायदे हो गए, जनन की आवश्यकता हो गई। अब जनन के प्रकार पढ़ रहे हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन होता है और एक लैंगिक जनन होता है। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन की बात करते हैं। अलैंगिक जनन क्या है, इस चीज़ को समझे। देखिए, अलैंगिक जनन की हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ लग गया, आ प्लस लैंगिक, एक आ लग गया और प्लस क्या लग गया, लैंगिक।
यहाँ से इसकी परिभाषा निकालें। अलैंगिक की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो अलैंगिक का मतलब हो गया अनुपस्थित, आ का मतलब हो गया अनुपस्थित, लैंगिक का मतलब हो गया लिंग। यहाँ पे लिंग अनुपस्थित होगा, तो लिंग अनुपस्थित होने का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई एक जीव होगा और एक जीव के द्वारा ही नई संतान बन जाएगी। ठीक है, फिर से सुनिए, एक जीव के ही द्वारा नई संतान बन जाएगी। मतलब कहने का मतलब है या तो माता से नई संतान बन जाएगी या पिता से, दोनों की आवश्यकता नहीं है, यानी माता पिता दोनों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन ऐसा जनन है जहाँ पर किसी एक जीव से नई संतान उत्पन्न होती है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे युग्मकों के निर्माण नहीं होता है, जो युग्मक होते हैं वो नहीं बनते हैं। युग्मक कौन से होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि जो पुरुष होता है उसमें शुक्राणु होते हैं और जो मादा होती है उसमें अंडाणु होते हैं। तो शुक्राणु अंडाणु दोनों फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, जिससे जायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है और नए शिशु का निर्माण होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे युग्मकों का निर्माण नहीं होता है और ना ही युग्मकों का मिलन होता है। तो दो बातें ध्यान रखेंगे, एक तो अलैंगिक जनन में ये बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एक ही जीव के द्वारा संतान उत्पन्न होगी। मैं आपको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एक जीव के द्वारा नई संतान बनती है, पहला बात। दूसरा, युग्मक नहीं बनते हैं, युग्मक कौन से, शुक्राणु और अंडाणु नहीं बनते हैं। तीसरी बात बताई थी कि जो है युग्मक नहीं बनते, युग्मकों का मिलन नहीं होता, यानी युग्मक नहीं मिलते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको 3 बातें बताई। एक जीव युग्मक नहीं बनते हैं और युग्मक आपस में नहीं मिलते हैं, फ्यूज नहीं होते हैं, तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। अभी किन जीवों में होता है उसकी बात कर लेते हैं। देखो अलैंगिक जनन के प्रकार देखो, अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से होता है। तो सबसे पहले होता है विखंडन। अब विखंडन क्या है, विखंडन का मतलब होता है टूटना, यानी कोई जीव जो है जब टूट जाता है 2 या अधिक भागों में और नया भाग जो है नया जीव बना लेता है। तो यहाँ पे भी एक जीव की आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, तो इसे देखते हैं जरा। देखो आप, ये अमीबा है, ये क्या है, एक अमीबा है। तो चित्र में आप अमीबा देख रहे हैं। अमीबा कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है, यानी इसकी एक कोशिका से ही पूरा शरीर मिलकर बना होता है। अब एक कोशिका जो है आगे इसका जो केंद्रक है, ये अंदर केंद्रक हो गया, देखो ये केंद्रक हो गया, ये क्या हो गया, केंद्रक है। और ये आपका इसके अंदर कोशिका द्रव भरा होता है, इसके अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव भरा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक विभाजित करता है, फिर कोशिका द्रव विभाजित करता है, और इस प्रकार से जब केंद्रक कोशिका द्रव पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो दोनों सेल जो हैं आपस में अलग हो जाते हैं और 2 नए जीव बन जाते हैं। आप देख लीजिए, पहले ये एक अमीबा था, फिर इसका केंद्रक विभाजित होना स्टार्ट हुआ, फिर कोशिका द्रव विभाजित होना स्टार्ट हुआ और बीच में खाँच बनी, और वो खाँच जब अलग हो गई तो 2 नए अमीबा बन गए। तो इस प्रकार अमीबा में विखंडन हुआ। लेकिन विखंडन में भी क्या हुआ, एक जीव से कितने जीव बने, एक जीव से 2 जीव बने। तो हम कह सकते हैं अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन। याद रखिए, बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में होता है। इसके अलावा पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है। और एक जीव मैं आपको और बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है लीशमानिया। ये आपको चित्र में दिख रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लीशमानिया। क्या नाम है, लीशमानिया, इसका नाम है लीशमानिया डोनोबनी। ठीक है, लीशमानिया इसका जीनस है और डोनोबनी इसकी प्रजाति है। तो हम लीशमानिया ध्यान रखें। लीशमानिया में किस प्रकार से जनन होता है, बाइनरी फिशन होता है, यानी द्विखंडन होता है। यहाँ पर भी देखिए आप, एक लीशमानिया था। अब देखो लीशमानिया के कुछ स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। लीशमानिया में देखेंगे, ये तो इसका एक कोशिका, ये भी एक कोशिकीय है, और एक कोशिकीय होने के नाते ये इसका केंद्रक हो गया, ये इसका केंद्रक हो गया, और अंदर इसका कोशिका द्रव भरा हुआ है। अंदर क्या भरा है, कोशिका द्रव भरा है। ठीक है, और ये इसका फ्लैजिला है, चलने फिरने के लिए इसे दिया है, ये इसका फ्लैजिला है।
फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला है। तो केंद्रक, कोशिका द्रव, फ्लैजिला। अब देखें कैसे ये डिवाइड करता है। अगर हम देखें इसे देखें तो पहले क्या है, इसका केंद्रक विभाजित होता है। केंद्रक विभाजित होने के बाद क्या होता है, फिर इसका कोशिका द्रव विभाजित होता है और लॉन्गिट्यूडनल खाँच बनती है। इस तरह से एक खाँच बन जाती है और दो नए लीशमानिया बन जाते हैं, दो नए जीव बन जाते हैं। तो हम कहते हैं लीशमानिया में भी क्या होता है, लीशमानिया में भी द्विखंडन होता है। फिर हम देखेंगे प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, देखिए प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम से एक रोग होता है, ये एक प्रोटोजोआ है। पहले ध्यान रखेंगे, अभी हमने पढ़ाया था अमीबा, पैरामीशियम और आपका यूग्लिना, और दूसरा ये अभी इसमें लीशमानिया और प्लाज्मोडियम, ये संघ प्रोटोजोआ के सदस्य हैं। सब किसके सदस्य हैं, प्रोटोजोआ के सदस्य हैं, और सारे के सारे कैसे, एक कोशिकीय है, ठीक है। तो अब अगर प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। और प्लाज्मोडियम के बारे में आपको जानकारी बता दूं कि प्लाज्मोडियम से एक रोग होता है मलेरिया। कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। आपने सुना मलेरिया तो मच्छर से होता है, नहीं भैया, मलेरिया जो है मच्छर फैलाने का काम करता है। मलेरिया आपको मच्छर क्या करता है, फैलाने का काम करता है, लेकिन एक्चुअली रोग का जो कारक है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है। इसलिए प्लाज्मोडियम के द्वारा जो है ये रोग होता है, ठीक है। और कोई व्यक्ति जब मलेरिया से पीड़ित होता है तो उसे मच्छर काटते हैं, और मच्छर जो है वह किसी दूसरे जीव को जब काटते हैं तो अपनी लार के द्वारा वह जो है दूसरे मनुष्य में मलेरिया कर देते हैं, क्योंकि उनकी लार में ये प्लाज्मोडियम होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम कैसे जो है जनन करता है, प्लाज्मोडियम बहुखंडन के द्वारा जनन करता है। किसके द्वारा जनन करता है, बहुखंडन। अब देखो आपने द्विखंडन में पढ़ा था, वहाँ पे एक जीव से दो जीव बन रहे थे, यहाँ पे बहुखंडन में एक जीव से बहुत सारे जीव बन जाएंगे। तो आप देख रहे हो ये प्लाज्मोडियम में एक कोशिका थी, लेकिन कितनी सारी इसकी कोशिकाएं बनती चली गई, और प्लाज्मोडियम ने कहा कि एक जीव से कई सारे जीव बन गए। तो शरीर में जब ये जाता है, ये ब्लड में रहता है, हमारे रक्त में रहता है, और रक्त में ये डिवाइड करता है बहुत तेज़ी से। इसलिए मलेरिया के रोगी को आप देखते होंगे बहुत तेज़ी से बुखार आता है जाड़ा दे करके, और बहुत सारी से समस्याएं होती हैं, क्योंकि प्लाज्मोडियम बहुत तेज़ी से अपना रिप्रोडक्शन करता है। और कैसे करता है, बहुखंडन के द्वारा करता है, ठीक है। तो अगला आता है हमारा खंडन। खंडन क्या है, इसे भी समझ लें। यहाँ पे भी जो है सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की एक सरल विधि होती है। अभी तक हम एक कोश की जीवों की बात कर रहे थे, जैसे स्पायरोगारा है और दूसरे और जीवों में खंडन होता है। तो इसकी चर्चा हम फिर अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम जो है यहाँ तक पढ़ाते हैं। अगले चैप्टर में आपसे मुकुलन है और दूसरे अलैंगिक जनन के प्रकार हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। फिर उसके बाद लैंगिक जनन, इस तरह से पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए और जो है इसके नोट्स बनाते रहिए। मैंने नोट्स आपको PDF पे भेज दिए हैं, और आप इस वीडियो को देखकर भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।